हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जय हिंद। जय हिंद बच्चे। नहीं सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। भाई जितने भी क्वेश्चन हैं, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन दिए हैं। मैं सभी लोगों से, जो लोग भी, पता नहीं कितने लोग आते हैं डाउट क्लास में, लेकिन जितने भी लोग आते हैं, आते रहिएगा। आपसे चीजें बनती हैं नहीं बनती हैं, देखने भर से काम चलेगा। इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को मैं थ्योरी में नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर थ्योरी में ऐसे क्वेश्चनों को लिया जाए, अच्छे से नहीं चल रही, लिंक दे दो। अच्छा ठीक है। अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन को क्लास में लूं डायरेक्ट थ्योरी के साथ, तो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छा, मतलब आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर ये जो लोग भेज रहे हैं उससे पहले अगर ट्राई करके देख रहे हैं, तो उससे अच्छी बात नहीं है। उन लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। हाँ भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, x cos 1/x, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? सर इसमें बी एंड डी तो हो गया था, बस फर्स्ट में दिक्कत आ रही है। बी और डी हो गया था, फर्स्ट वाले में दिक्कत आ रही है। इसमें तूने चेक कर लिया कौन सा रॉन्ग है, कौन सा वो राइट है? जैसे फर्स्ट और डी तो सही है। फर्स्ट और बी एंड डी सही, बी एंड डी सही है। बी और डी सही है। यस सर। तो दिक्कत आ रही है तेरे को ए में या सी में? ठीक है, तो अपन इसी के बारे में बात करते हैं। देख, ये तो तूने डिफरेंशिएट कर लिया होगा, उससे दिख गया होगा, है ना? अच्छा, तूने ये निकाल लिया है क्या कि एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग? एफ एक्स क्या आया था? एफ एक्स डिक्रीजिंग आया क्या इंक्रीजिंग आया? डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग आया था। ठीक है, तो एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग आया था। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग था, तो यहां से ऐसे शुरू कर कि x प्लस 2 जो है वो बड़ा होगा x से। अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन होगा x से, वो हमेशा ही होगा x की किसी वैल्यू के लिए। और x की वैल्यू 1 से बड़ी बोल रहे हैं, तो 1 से किसी भी बड़ी वैल्यू के लिए x प्लस 2 हमेशा बड़ा होगा x से। तो इसे x1 मान, इसे x2। तो f ऑफ x, अगर x1 बड़ा है x2 से और फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा x2 से। एग्री? ठीक है, अब इसको इधर ले लिया, तो f ऑफ x प्लस 2 माइनस एफ एक्स जो है वो 0 से छोटा होगा, और 0 जो है वो 2 से छोटा होगा। तो f ऑफ x प्लस 2 माइनस एफ एक्स हमेशा 2 से छोटा होगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ। तो सही तो है ये, इसमें क्या गड़बड़ है? सर ए वाला सही हुआ ना, ये तो गलत हो गया ना। नहीं, 0 से छोटा होगा ये बात पक्की है। अब 2 से छोटा होगा या नहीं, ये नहीं कह सकते। वैसे 0 से छोटा है ना, ये गलत कहां हो गया? अच्छा, ये ग्रेटर देन आ गया। ग्रेटर देन नहीं होगा, ये लेस देन होगा। तो ये पहला ए ऑप्शन सही है, ये गलत है सर। बट क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट बताना है। हाँ, तो गलत है ना, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। आंसर जो होगा वो सी होगा। कौन सा इनकरेक्ट है? क्योंकि ग्रेटर देन नहीं आएगा, लेस देन आएगा। ठीक है ना? ठीक। हाँ, फिर इस पे आ जाओ। अब यार ये जो क्वेश्चन है, इसमें भी मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है। करना क्या है वो मैं बता देता हूं। अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अल्फा और बीटा इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, और नन ऑफ विच इज इक्वल टू यूनिटी। मतलब इसके क्या है, इसके 2 रूट आएंगे, इसके 3 रूट आएंगे, उसमें से एक 1 है। 1 सेटिस्फाई कराओ, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा 1 को छोड़ के हैं। ठीक, अब ये कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताओ। तो यहां पर हम ऐसा करेंगे, ये x की जगह 1 बाय अल्फा लिख रहा है, मतलब हमें एक ऐसी क्यूबिक बना लेनी चाहिए जिसके रूट्स क्या हो, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो, ठीक है? और तुम्हारे पास क्वेश्चन डले रहते हैं, तो जो भी क्वेश्चन डाले जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन सॉल्व करे, बाकी लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखा करें। अल्फा और बीटा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं इसके, नन ऑफ विच इज इक्वल टू यूनिटी। मतलब
कोई इनमें से जो अल्फा और बीटा है उनमें से कोई भी वन नहीं है, क्योंकि इसका एक रूट वन है। अगर आप एक्स की जगह वन रखें तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रूट तो वन है, रिमेनिंग जो आ रहा है वो अल्फा और बीटा है। मतलब इसके ए एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन माइनस ए के रूट्स जो है वो वन अल्फा और बीटा है। तो हमसे जो लिमिट पूछ रहा है बच्चों, वो अल्फा पे नहीं पूछ रहा, वो वन बाय अल्फा पे पूछ रहा है। तो आप एक ऐसी क्यूबिक बना लो जिसके रूट्स वन बाय अल्फा वन बाय बीटा हो। याद है कैसे बनाते थे? यस सर, हम Theory of equation। 1 बाय अल्फा को x ले लेते थे। हाँ, देन वन बाय अल्फा को x ले लेते थे, तो अल्फा की जगह आ जाएगा वन बाय एक्स, और क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो a अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस वन माइनस ए, तो अल्फा की जगह वन बाय एक्स डाल दो, तो वन बाय एक्स क्यूब प्लस दिस इज वन बाय एक्स माइनस वन माइनस ए इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लें तो इधर आ जाएगा माइनस ऑफ वन प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए इक्वल टू जीरो। मतलब वन प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू जीरो। इसका जो रूट है वो वन बाय अल्फा वन बाय बीटा और वन का उल्टा वन ही होगा। ये वो क्यूबिक आई जिसके रूट ये होंगे। तो आप देखो ना, न्यूमेटर में इसने यही लिख रखा है, ठीक है, न्यूमेटर में यही लिखा हुआ है। इसका मतलब वन बाय अल्फा रखने पे ये भी जीरो हो रहा है और ये तो जीरो हो ही रहा है, ये जीरो नहीं हो रहा है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें? तो मैं आपसे कहूंगा कि इसे ऐसे लिखो, x टेंडिंग टू वन बाय अल्फा, इसमें से एक रूट निकल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस इन दोनों को ले लो, तो a कॉमन एक्स क्यूब माइनस वन बाय e टू द पावर वन बाय अल्फा एक्स वन माइनस अल्फा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो जिससे कि x माइनस वन तो ये कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कॉमन आया, एक्स माइनस वन पूरे में से काट दो, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर कॉमन था, एक्स स्क्वायर बचा प्लस ए टाइम्स ऑफ, इसमें बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और अपॉन में बच गया है e की पावर वन माइनस अल्फा एक्स माइनस वन। अब बच्चों ये जीरो अपॉन जीरो का केस है ना, ये जीरो अपॉन जीरो का केस है, होना चाहिए। पहली बात, जीरो अपॉन जीरो का केस होना चाहिए, अभी है नहीं। तो जैसे ही मैं इसमें वैल्यू डालता हूं, हमने केवल x माइनस वन हटाया है, मतलब इसमें जो बची हुई क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स वन बाय अल्फा और वन बाय बीटा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, इसका मतलब वन बाय अल्फा रखने पर ये जीरो हो रहा होगा और ये तो जीरो हो ही रहा है, तो जीरो अपॉन जीरो केस है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, वन बाय अल्फा डिफरेंशिएट किया, सो 2x प्लस a टाइम्स ऑफ 2x प्लस वन बाय e टू द पावर वन माइनस अल्फा एक्स इंटू माइनस अल्फा, चेन रूल से। अब वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तो नॉन जीरो हो गया, ये जीरो, e की पावर जीरो, ये वन हो गया, ये माइनस अल्फा आ रहा है, और ये कितना हो गया? 2 बाय अल्फा प्लस 2a बाय अल्फा प्लस a और बाय माइनस अल्फा। तो भाई देख लेना क्या आ रहा है। अब अगर इसे एलसीएम भी लेते हैं, इसको इससे इक्वेट करके एल कुछ पता नहीं है, मतलब ये बराबर बोल रहा था कि ये बराबर है किसके? ए एल बाय अल्फा और के अल्फा माइनस बीटा। ये बीटा कहां से आ रहा है पता नहीं, ये बीटा इसने कहां से लाया, कैसे क्या किया मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आई डोंट नो हाउ दे पॉसिबल, क्योंकि इसको अगर मैं इससे इक्वेट करूंगा तो एल क्या है पता नहीं है, के तो ठीक है कांस्टेंट हो सकता है, एल क्या आ रहा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ए पूरे में से कॉमन नहीं निकल रहा बच्चों। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ जो रिजल्ट है ना उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं तो इससे आंसर आया था। बस अब ये अल्फा के टर्म में आ गया है, अगर अपन एलसीएम लेके लिख लें तो इसको उससे इक्वेट करते तो उससे वैल्यू आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो कुछ गलती है क्वेश्चन में या तो, ठीक है, देखिएगा। सर क्यूब जो हमारी बन गई है उसको हम इसके फैक्टर से वो इक्वेट नहीं कर सकते, उससे हमारे पास बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ये जो बन रही है इससे? यस सर। इससे हम बस इतना कर सकते हैं बेटा कि वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा प्लस वन विदाउट ए, केवल ये जीरो हो रहा है, नहीं ये जीरो नहीं हो रहा, ये भी जीरो नहीं हो रहा, ये जीरो हो रहा है, वन बाय अल्फा बीटा प्लस वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, मतलब दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो रहा है? जीरो, क्योंकि इसमें एक्स नहीं दिया है। अब यहां से वन बाय अल्फा की जगह वैल्यू रख सकते हैं, वन बाय अल्फा निकाल लो, वन बाय बीटा प्लस वन इक्वल टू माइनस बीटा माइनस वन बाय बीटा, तो वन बाय अल्फा की वैल्यू यहां से आ रही है
-1 बाय बीटा प्लस 1 आ रहा है बेटा, ऐसा कुछ गंदा सा आ रहा है। तो अगर मैं इस 1 बाय अल्फा की अगर वैल्यू भी डालूंगा तो बीटा डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में नहीं आ रहा। समझ रहा है? यस सर। हाँ, क्योंकि एक अल्फा तो कट जाएगा डिनोमिनेटर से, ऊपर अल्फा बीटा दोनों मांग रहा है, अल्फा बीटा दोनों मांग रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ कैलकुलेशन से आ रहा हो, लेकिन बनाएगा ऐसे ही। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। सर एक बार सर आप लिंक भेज देंगे एक बार चैट बॉक्स में? क्या सर वो लिंक भेज देंगे क्लास का? हाँ भाई देखें, अच्छा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझे। बोल रहा है अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सच दैट इट्स ग्राफ कट द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एट एन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, एक कर्व है जो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशियल है, कहीं शार्प कॉर्नर नहीं बना रहा, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, ऑल रियल पे कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, और वो कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को एन पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, then the minimum number of point at which y double dash equal to 0, f double dash x equal to 0। ठीक है, तो हमें वो नंबर ऑफ पॉइंट निकालने हैं जहां पर ये 0 हो रहा होगा, f double dash x। अब दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहली बात, हम लाइन कोई सी भी ले सकते हैं, तो मैं m और c को अगर 0 कर दूं, देखो कभी अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए, ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है भाई, ये भी इससे पहले वाला भी, इससे पहले वाला भी। ठीक है, अगर m और c दोनों को 0 कर दें, अगर m और c, अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी लाइन ले सकते हैं, तो ये y इक्वल टू 0 है, मतलब x एक्सिस खुद भी एक लाइन है। अगर कोई फंक्शन x एक्सिस को n पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो उसके कितने डबल डेरिवेटिव, कितने बार हो सकता है, उसके कितने रूट्स हो सकते हैं डबल डेरिवेटिव के, मिनिमम। सोचो, ये जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक से शुरू करते हैं क्योंकि डबल डेरिवेटिव है ना, कुछ बचे तो। ये क्यूबिक है, माइनस इसके 3 रूट है, 3 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कॉन्केविटी डी डबल डेरिवेटिव 0 मतलब कॉन्केविटी अप और डाउन कितनी बार हो रही है, उसके बीच में जो 0 होगा, डबल डेरिवेटिव 0 मतलब एक तरह पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन समझ लो। ठीक है, तो ये कॉन्केव डाउन था, ये कॉन्केव अप है, बीच में यहां पर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट आ रहा होगा जहां पर ये क्या है, एफ डबल डैश एक्स 0 हो रहा है। तो कितने पॉइंट आ रहे होंगे, ऐसे समझ लो कि 3 रूट थे इसके, मैक्सिमम मिनिमम कितनी बार आया, 2 बार, एक एक करके। एक बार सिंगल डेरिवेटिव के कितने रूट होंगे, 2, डबल डेरिवेटिव के कितने होंगे, 1। अगर 4 बार कट करेगा, 4 बार कट करेगा, तो एफ एक्स के रूट्स कितने हैं, 4। डेरिवेटिव का 0, डेरिवेटिव कितनी बार 0 होगा, 3 बार। ठीक है, तो कॉन्केविटी कितनी बार चेंज होगी, 2 बार। डबल डेरिवेटिव जो होगा उसके कितने रूट्स आएंगे, 2। एक बार कॉन्केविटी डाउन है, ये अप है, यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला होगा, फिर अप, ये अप थी, फिर डाउन हुई, यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला होगा, तो एफ डबल, ये 2 बार। जब डिग्री 4 होगी, 4 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो 2 बार एफ डबल डैश एक्स 0 हो रहा है, 3 बार करेगा तो 1 बार हो रहा है। तो अगर n बार करेगा तो कितनी बार हो रहा होगा, डबल डेरिवेटिव 0, n माइनस 2 बार। एक तरीका ये है। ठीक है, ये लॉजिकल अपन ने सॉल्व किया। अब अगर आप लॉजिकल ना जाके बेसिक थ्योरी से जाओ कि भाई एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हैज रूट्स x1 x2 अप टू xn, एग्री है क्या? यस सर। ठीक है भाई, पूछ ये कट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, दोनों कर्व को इक्वेट कर देते हैं, और दोनों कर्व इक्वेट हो रहे हैं एन टर्म्स पे। अब अगर तुम पहले एफ एक्स को सोचो कि y इक्वल टू एफ एक्स था, ठीक है, इसके मान लो n रूट्स थे, तो अगर इस क्वेश्चन से इसका मतलब नहीं है, अगर इसके n रूट होते तो y डैश मतलब f डैश x, मतलब ये 0 हो रहा होता n बार, तो f डैश x कितनी बार 0 होता, n माइनस 1 बार। अभी बात कर रहे थे, f डबल डैश x कितनी बार 0 होता, n माइनस 2 बार। एग्री है? यस सर। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों, इस पूरे को इधर ले लो और एक फंक्शन एज्यूम कर लो gx, कि एफ एक्स माइनस एम एक्स माइनस सी, ये एक फंक्शन है जिसके रूट्स हैं जो 0 हो रहा है कितनी बार, x इक्वल टू x1, n बार ये 0 हो रहा है। तो g डैश x जो होगा, मतलब f डैश x
माइनस एम, ये 0 हो रहा होगा n माइनस 1 बार, और g डबल डैश x वही आ जाएगा वापस, f डबल डैश x 0 कितनी बार होगा, n माइनस 2 बार। क्या चमका? यस सर। तो यहां पर तुम mx प्लस c कोई भी लाइन ले लो, डबल डेरिवेटिव में वो तो 0 ही हो जाना है, तो बचेगा क्या, f डबल डैश x ही बचना है। ठीक है, तो इसे सर याद इसमें रखिए। एक डाउट आ रहा था ये हाँ। क्वेश्चन करते हुए कि अगर y एक्सिस ही हो गई लाइन, तब वो कैसे कट कर रहा तो होगा? y एक्सिस n पॉइंट्स पे कैसे कट करेगी? कैसे कट करेगी सर? कट करेगी नहीं ना, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। y एक्सिस अगर होगा, अरे फंक्शन है ना वो, रिलेशन तो है नहीं, ये हाँ तो सर। कोई भी फंक्शन y एक्सिस को कितनी बार कट कर सकता है, 2 बार कट करके जा सकता है क्या? नो सर। तो एक ही बार कट कर रहा होगा, तुम डबल डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं होगा उसका, हाँ ठीक है सर, ठीक है ना, क्योंकि एक ही रूट उसके साथ मिलेगा, डेरिवेटिव का कोई रूट ही नहीं मिलेगा, तो डबल डेरिवेटिव का कैसे रूट मिलेगा? है। यस सर, ठीक। हाँ, तो डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है, इसका मतलब है फंक्शन, इसलिए उसने कहा डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डैश एक्स भी उसका डिफाइन होना चाहिए, तब एफ डबल डैश एक्स डिफाइन होता है। ओके सर। सर बट इस क्वेश्चन में हम जो पॉइंट्स कह रहे हैं हम उसको पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन दोनों कह सकते हैं। उसने बोला है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सच दैट द ग्राफ कट द लाइन। सर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स 0 कहां कहां हो रहा होगा, जहां और उसको डबल डेरिवेटिव 0 कह रहा है, वो ध्यान रखना, डबल डेरिवेटिव 0 कह रहा है, ठीक है, अच्छा। और वो लाइन को कट भी कर रहा है n बार। अगर तुझे ऐसा, मैं समझ गया तेरी बात, तू क्या कहना चाह रहा है, मैं कह रहा हूं डबल डेरिवेटिव मत सोच, तू तो ये सोच कि, मैंने एक एग्जांपल से बताया, तू तो ये सोच कि अगर कोई फंक्शन है जिसके n रूट है, तो उसके डेरिवेटिव के मिनिमम कितने रूट होंगे, कोई पॉलिनोमियल ही बन रही होगी, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल दोनों है, ठीक है, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को ले लें, या साइन एक्स ले ले, या कॉस एक्स ले ले, कुछ भी ले ले, अगर उस फंक्शन के n रूट है, तो उसके डेरिवेटिव के कितने रूट होंगे, n माइनस 1 तो होंगे कम से कम, उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते, यस सर। ठीक है। अब उसका और डेरिवेटिव किया तो उससे एक कम हो सकता है, मिनिमम उससे एक कम और होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता, उस तरीके से अपन ने ये निकाला है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ सर हाँ, सर वो एक बार सेकंड वाला मेथड वापस रिपीट कर देना। सेकंड वाले मेथड में मैंने कहा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन n बार आ रहा था। अब इसको इधर ले लेते हैं, तो बेसिकली एक फंक्शन मान लिया, और ये फंक्शन 0 हो रहा था n बार, अब एक बार डेरिवेटिव कर दिया, तो ये कितनी बार 0 हो रहा होगा, n माइनस 1 बार मिनिमम। डबल डेरिवेटिव 0 कर दिया, कितनी बार 0 होगा, n माइनस 2 बार मिनिमम। ओके तो बेसिकली इसका कोई यूज ही नहीं है। अगर ये नहीं भी होता, तो अगर एफ एक्स 0 हो रहा होता है n बार, तो डबल डेरिवेटिव तब भी 0 ही हो रहा होता, क्योंकि ये 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद ये हट ही आएगा ना, इसका कोई यूज नहीं निकला। यस सर हाँ बेटा। सर आपने बोला कि ये n-2 से ज्यादा बार भी हो सकता है, हाँ, वो कैसे? पीरियोडिक फंक्शन हो गया, तो यहां पे मैं साइन एक्स लिख देता हूं, साइन एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब तू डबल डेरिवेटिव करेगी तो साइन एक्स ही बचेगा बेटा, यस सर। तो साइन एक्स अगर 0 हो गया तो वो तो इनफाइनाइट बार हो पाएगा फिर, ओके सर। है ना। हाँ भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एफ डैश 1 दिया है 1, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2x इक्वल टू एफ एक्स दिया है फॉर x पॉजिटिव, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स डिफरेंशियल, एफ डैश एक्स डिफरेंशियल मतलब इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c बिटवीन 2 to 4 सच दैट एफ डैश c इज। तो मैंने क्या किया, क्योंकि डबल डेरिवेटिव तक जाना है, ये बेसिकली एलएमबीटी लगेगी, किसमें एलएमबीटी लगाएंगे हम, इसके डेरिवेटिव में एलएमबीटी लगा रहे हैं, मतलब मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, तो 2f डैश 2x इंटू 2 इक्वल टू एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। मैंने पहले x की जगह 1 रख लिया, x की जगह 1 रखा तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश 2 इक्वल टू एफ डैश 1, एफ डैश 1 की वैल्यू 1 है, तो एफ डैश 2 की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। फिर x की जगह 2 रख देते हैं, तो 2 रख दो, तो f 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश 4 इक्वल टू है एफ डैश 2, और एफ डैश 2 की वैल्यू 1/2 है, तो एफ डैश 4 की वैल्यू क्या हो गई 1/4। अब देखो भाई,
दिया हुआ है, अब एक फंक्शन ले लो कि ये gx है, मान लो gx है f डैश x, gx एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है ऑलरेडी, क्वेश्चन में गिवन है ना, कोई फंक्शन डिफरेंशियल तब होता है जब वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अगर गिवन है कि डिफरेंशियल है इसका मतलब कंटिन्यूअस है, और g ऑफ 2 मतलब f डैश 2 कितना आ रहा है 1/2, और g ऑफ 4 मतलब f डैश 4 कितना आ रहा है 1/4, मतलब g ऑफ 2 नॉट इक्वल टू है किसके, g ऑफ 4 के। तो एलएमबीटी लग रही है gx में, वैसे मुझे g लेने की जरूरत नहीं थी, हम f डैश x को एक फंक्शन मान लेते तो उसमें एलएमबीटी लग रही है या नहीं, यस सर लग रही है। Yes, sir. कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और ये बराबर नहीं है आपस में, तो मैं कहूंगा एटलीस्ट 1 x इक्वल टू c वेयर c बिलोंग्स टू 2 to 4 वेयर g डैश c इक्वल टू g ऑफ 4 माइनस g ऑफ 2 बाय 4 माइनस 2। तो g डैश c क्या होगा, व्हाट इज g डैश c, इट इज g डैश x होगा f डबल डैश x, तो f डबल डैश c किसके बराबर होगा f डैश 4, g ऑफ 4 मतलब f डैश 4 माइनस f डैश 2 अपॉन 2, ये है 1/4, ये है 1/2 अपॉन 2, इट इज माइनस 1/8, फोर्थ ऑप्शन है। क्या कहते हो, समझ रहा सबको, Yes, sir. यस सर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है। आज से मैं सीरीज भी शुरू कर रहा हूं, ठीक है, आज से एडवांस की, मतलब आज से एडवांस के क्वेश्चन आपको मिले रहेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो एडवांस के मतलब 2021, 2020 और 2019, 2019, 20 और 21 मैं वो वाला जो IIT कर्मा वाला टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डल जाएगा, तो उसके सॉल्यूशन जो है यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। सर क्या शुरू होगा पहले उसमें? पहले उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू होगा, तो डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू होगा, फिर इंटीग्रल कैलकुलस आएगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी, तो ये तीनों चीजें तुम्हारे काम की हैं, तो पहले वो तीनों देख लेना, उसके Yes, बाद sir. वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी आएगी, तो वो आगे जाके पढ़ेंगे, है ना। सर ये आप सब टेलीग्राम पर डालेंगे? ये मैं एक, मेरा जो चैनल का ग्रुप है IIT कर्मा बाय PV सर करके जो मेरा ग्रुप है उस पर डालता हूं मैं, तो उस पर डलता रहेगा, और उसके सॉल्यूशन जो है वो चैनल पे आते रहते हैं, तो बढ़ते रहना। तुम्हें क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितना भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे अंदर कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मैं जिस लेवल का चल रहा हूं उस लेवल के हिसाब से मेरे से जेई एडवांस के प्रॉब्लम बनेंगे या नहीं बनेंगे, किस लेवल पे जेई एडवांस है। हो सकता है तुम उससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो और तुमसे बन रहे हो, तो कम से कम पता तो चले हमारे पास कि प्रीवियस ईयर में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। A1 की वैल्यू 0 दी है, A1 अप टू AN बी अ रियल नंबर सच दैट दिस फॉर ऑल I, अर्थमेटिकल मीन ऑफ द नंबर देन द वैल्यू ऑफ। अब देखो इसमें ये सारा अर्थमेटिकल मीन निकालना है AM A1 प्लस A2 अप टू AN बाय N। अब जरा सुनना, यहां पर AI इक्वल टू AI माइनस 1 प्लस 1, एक तो ये ले सकते हैं हम, ठीक है, इससे निकाल के देखो, और एक इससे निकाल सकते हैं AI प्लस माइनस आता है ना, तो एक माइनस AI माइनस 1 और माइनस 1, इसमें क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, A1 प्लस AI माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, और इसमें ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, AP बनेगी फिर तो, अरे टर्म और उसकी प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये AP बन रही है, तो ये तो निकल जाएगा, निकाल लोगे ये, यस सर। अरे ये तो निकल जाएगा, Yes, sir. क्योंकि अगर आपने 1 डाला तो A1 इक्वल टू होगा A0 प्लस 1 मतलब 1, फिर A2 निकालोगे तो A2 क्या होगा, A1 प्लस 1, अब A1 1 है तो A2, फिर A3 निकालोगे तो A3 क्या होगा, A2 प्लस 1 तो 3, तो ये तो निकल जाएगा, इसका अर्थमेटिकल मीन तो बहुत आसान है। सर इसको A1 निकालते 0 हैं। दिया हुआ है। सर A1 0 दिया हुआ है। अच्छा A1 0 दिया है क्या, ओके, A1 0 दिया है, तो A1 इसमें रखना भी नहीं है फिर, अच्छा A0 था, ओके 2 रखेंगे। 2 से चालू करेंगे, ठीक है, A2 से चालू करेंगे तो A2 1 होगा, है ना,
हाँ ए सर। थ्री टू होगा A4, ऐसे करके रख लेंगे, उससे अर्थमेटिकल मीन आ जाएगा। अब एक ये केस देखो, अगर हम इसमें ऐसा लिखते हैं, ये AI था, तो A2 प्लस A1 इक्वल टू -1, A3 प्लस A2 इक्वल टू -1, A4 प्लस A3 इक्वल टू -1। अच्छा, अब इसमें ये देखो कि मॉड अगर अपन ने माइनस लिया है, ठीक है, इसमें एक बात और जानने की है, एक बात और करते हैं अभी। ये होगा an प्लस an -1 इक्वल टू -1, ठीक है। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये A1 एक बार आया, और A2 से लेके ट्वाइस हो गया सारा, A2 से लेके यहां पे आ रहा होगा an -1 प्लस an -2। तो यहां पर बच्चों an -1 तक तो दो बार आएगा, और एक an बचेगा, इक्वल टू ये कितना हो गया, -1 कितनी बार आया होगा, n -1 बार, ठीक है। तो यहां पर अब अगर मैं A1 0 है, इसको डिवाइड कर लेता हूं, तो ये A2 प्लस A3 अप टू an -1 इज इक्वल टू है -n-1/2 एंड -an/2 है। अब हम यहां पर थोड़ा सा देखो कि यहां पर एक A1 की और एक an की कमी है, तो मैंने A1 लिख दिया, A1 तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और एक an लिखा, तो A1 तो हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि A1 तो 0 है। an जैसे मैंने ऐड किया, ये बन गया -n-1 एंड प्लस a/2 हो गया, an/2, ठीक है। अब अगर यहां पर आप ये देखेंगे कि n की वैल्यू नंबर, अब डिवाइड बाय n और कर देता हूं, हाँ डिवाइड बाय n और होगा, वही मुझे लग रहा था कुछ भूल रहा हूं मैं, तो डिवाइड बाय n और करेंगे तो ये बनेगा -1/2 प्लस 1/n प्लस a/2n। n बच्चों जो है, n की वैल्यू पॉजिटिव है। अब an पॉजिटिव है या नहीं ये पता करो, क्यों भाई, an पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या कहते हो? अगर हमने माइनस लेके बनाया है, हमने माइनस कैसे आया होगा, ये यहां पर माइनस कैसे आया होगा, इन दोनों में से एक कोई ना कोई पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहा होगा, तब ऐसा हुआ होगा, क्या कहते हो भाई, यही पॉसिबल है। ये केस तब आएगा जब दोनों पॉजिटिव रहे होंगे, मॉड डायरेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। ये केस तब आएगा जब मान लो AI जो था वो नेगेटिव था, लेकिन AI प्लस 1 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हम जब मॉड ओपन करें तो -AI इक्वल टू AI -1 + 1 बना, जिससे कि हमें ये वाला केस मिल रहा है कि AI इक्वल टू -AI -1 + 1, ठीक है। क्या ये आप समझ पा रहे हैं? सर एक और पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती थी कि वो 1 से छोटा हो, दोनों नेगेटिव होते ये हो सकता था, दोनों नेगेटिव होते, दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव का केस ये वाला बनेगा, तो ये तो तुम बना ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो निकल ही जाएगा। दिक्कत ये वाली है कि एक पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, और नेचुरल है AI और AI प्लस 1 में से AI ही नेगेटिव हो सकता है, AI प्लस 1 तो नेगेटिव नहीं होगा, AI -1 + 1 ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वांटिटी इससे बड़ी है। तो अगर ये नेगेटिव हो गई तो ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो सकती है। तो इसका मतलब अब देखो, AI को जब हमने इस तरह से लिखा था, इस तरह से, और हमने 1 2 3 डाला था, तो यहां पर AI के प्लेस पे यहां पर an आया था, तो AI नेगेटिव था, मतलब AI जो बड़ी वैल्यू थी वो छोटी वैल्यू से नेगेटिव थी। इसका मतलब an की वैल्यू भी क्या रही होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी रहेगी, तो भी ये क्वांटिटी जो है -1/2 से बड़ी होगी, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, कुछ दिया है क्या? इसका आंसर ये आना चाहिए फिर, ये क्वांटिटी बड़ी है, बड़ी है, और अगर n नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी पे जा रही होगी तो फिर ये 0 हो रहा होगा। क्या दे रहा है मुझे नहीं पता, क्यों भाई, कुछ दिया है क्या इसका आंसर? सर बट जो हमारा I -1 + 1 है सर, ये भी तो नेगेटिव हो सकता है, और जो AI है वो पॉजिटिव हो सकता है।
क्योंकि जो ए आई माइनस वन है वो तो पहली वाली जो वो तो कम वो पहली वाली टर्म है ना ए आई से, तो फिर उल्टा भी तो पॉसिबल है कि वो वाला नेगेटिव हो जाए वो वाला पॉजिटिव हो जाए। नहीं देख, अगर कोई, तू ये बता, ये कोई टर्म है, ये कोई टर्म है, तू जब 1 2 3 रखेगा, यहां पे तूने 2 रखा, यहां पे 1 आया, ये 0 हुआ, ठीक है। Yes, sir. तो अगली टर्म जो मिली वो टर्म मॉड में आई, ए नॉट ए वन जो था वो 0 था, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं था, ठीक है। अब ए यहां पर अपन ओपन कर रहे हैं और यहां पर -1 चाहिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। तूने यहां पर 2 रखा, ये बना A1 + 1, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अब A2 की वैल्यू -1 कब आएगी? जब A2 नेगेटिव होगा। हमने -1 लिए ना, यस सर। तो वो तभी पॉसिबल है जब अगला टर्म क्या होगा, नेगेटिव, मतलब AI नेगेटिव होगा और AI -1 + 1 पॉजिटिव होगा, तभी ये केस बनेगा, ठीक है। खैर ये जो भी है, इसका आंसर देख लेना। आंसर मतलब A की वैल्यू छोटी नहीं होगी, इससे बड़ी हो सकती है, क्योंकि डिवाइड बाय 2n है ना, ये क्वांटिटी बड़ी, ये क्वांटिटी फिर भी पॉजिटिव रहेगी। क्या बोल रहा है सर? इसमें कुछ am ग्रेटर देन gm का कॉन्सेप्ट लगा सकते थे क्या, कि जो am ग्रेटर देन gm am ग्रेटर एंड इक्वल टू gm नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें कहीं दिया नहीं है उस तरह का केस। सर बट अगर gm अगर वैसे लेते तो फिर a हमारा ग्रेटर देन gm ले ही नहीं सकते। देख यहां पर नेगेटिव के लिए केस बन रहा है, ये हाँ, जो केस सर। हमने बनाया है ये नेगेटिव के लिए, और am gm नेगेटिव के लिए नहीं बनता, वो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए पॉसिबल है। सर अगर पॉजिटिव के लिए देखें तो हमारा a फिर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। क्या? अगर हम पॉजिटिव के लिए भी देखें, अगर हम पॉजिटिव केस में लेके चल रहे हैं तो उसमें भी हमारा a ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये वाला केस लेने पे बोल रहा है क्या? हाँ सर। तो ये वाला केस लेने पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो ये वो तो इसको सेटिस्फाई कर रही है ना फिर। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो वो चल जाएगा ना, इस वाला केस, ये वाला केस भी चलना चाहिए, तो भी चल जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इसको आप लोग, मैं तरीका बताता हूं, इसमें एक छोटा सा क्लॉज है और कुछ नहीं है। बोल रहा है क्वेश्चन के 4n + 1 टर्म है, थोड़ा दिमाग हिलता है कि फर्स्ट 2n टर्म्स आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस 2 एंड लास्ट 2n टर्म, अरे दोनों टर्म्स 4n + 1, 4n + 2 थोड़ी है, 4n + 1 है। इसका क्या मतलब निकल रहा है? कि जो बीच वाली टर्म है वो एक का स्टार्टिंग है एंड दूसरे का एंडिंग है। मतलब हाँ, AP की जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या होगी बच्चों? इसकी 2n + 1 टर्म है, A + 2nd होगी, ये हुई 2n + 1 टर्म। अब अगली 2n + 1 टर्म जो है वो GP में है, तो इसको फर्स्ट टर्म माना है और फिर आगे बढ़ा है, मतलब अगला हो जाएगा A + 2nd r की पावर r, फिर आएगा A + 2nd r², ऐसे करके चला है, तो ये आएगा A + 2nd r की पावर 2n। इस तरह से करना है, मतलब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। इसके बाद ये बोल रहा है कि इसके अरिथमेटिकल मीन जो है, तो अरिथमेटिकल मीन क्या होता है? दिस प्लस दिस, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, कितनी टर्म हो गई? फर्स्ट टर्म एंड 2n + 1 टर्म डिवाइड बाय 2, इट इज n टर्म। A प्लस, अरे पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं, फर्स्ट टर्म 2n + 1th टर्म डिवाइड बाय 2, कितना आ रहा है? n + 1th टर्म होगा। सोच के देखो, अगर मैं n की जगह 2 रखता हूं, 5 टर्म होती, तो 5 टर्म की मिडिल टर्म कौन सी होती? 1 + 5 डिवाइड बाय 2 ना, यस सर। Yes. ठीक है ना। अगर 5 टर्म होती तो 1 + 5 डिवाइड बाय 2, दैट इज थर्ड टर्म जो होती है मिडिल टर्म होती। तो इसकी जो टर्म होगी मिडिल टर्म, वो n + 1 टर्म होगी इसकी मिडिल टर्म। तो जो सीरीज चल रही है उसमें n + 1 रख दो, तो n + 1 - 1 इंटू d, मतलब A + nd, ये आ गई मिडिल टर्म। और ऐसे ही इसमें होगा, इसकी जो सीरीज चल रही है, क्या चल रही है? A + 2nd और r की पावर, अब n की जगह क्या रख देंगे? n + 1, r - 1 होता है, n + 1 - n।
ये इसकी मिडिल टर्म होगी, दोनों मिडिल टर्म सेम है। अब क्या क्या दिया हुआ है ये चेक करो, क्या क्या दिया हुआ है भाई, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो a प्लस 2n हो गया, ये a प्लस 4n हो गया, और r दिया हुआ है 1/2, 1/2 की पावर n हो गया। If the middle term of AP and GP are equal, then the middle term of the sequence, तो सीक्वेंस की मिडिल टर्म निकालनी है। अब इससे ऐसा बन रहा है a प्लस 2n बाय a प्लस 4n इक्वल टू 1/2 की पावर n। ठीक है बच्चों, अगर हम इस पूरी सीरीज की मिडिल टर्म बोलें तो मिडिल टर्म क्या होगी, 4n प्लस 1, तो 1 4n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, 2n plus 1। इट इज 2n प्लस 1th टर्म। तो 2n प्लस 1th टर्म कौन सी थी, यही थी, यस Yes, सर sir. इस पूरी सीरीज की मिडिल टर्म यही थी, a प्लस दिस। तो ये निकालना है तो a प्लस 4n की वैल्यू चाहिए। उसके लिए n के टर्म में तो आंसर आ रहा है, हमें a की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालें a की वैल्यू, सर कंपोनेंट डिपेंडेंट है CND। हाँ, कॉम्पोनेंट डिपेंडेंट से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं उससे भी आ जाएगा, बिना उसके भी आ जाता, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आया था, तो CND लगा देते हैं। तो यहां पर CND लगाएंगे तो ये हो रहा है 2a प्लस 6n एंड माइनस 2n, इट इज 1 प्लस 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2 की पावर n, 2 कट जाएगा, तो a इक्वल टू n इंटू 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, 2 कट गया, n इधर चला गया, 3 बचा माइनस 3n। अब ये a की जगह यहां पर पुट कर दो, एलसीएम एलसीएम दे देना तो आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया, Yes, sir. यस सर ठीक है बढ़िया। हाँ तो सब बड़े बड़े क्वेश्चन लिया, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए। देखो इस क्वेश्चन को देखो, द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, द टेंजेंट एट पॉइंट दिस, मतलब 1 पे f(1), 2 पे f(2), 3 पे f(3), इस तरह से लिखा है। ठीक है, मतलब x की जगह अगर हम 1 रखें यहां पे तो y की वैल्यू f(1) है, इस तरह से बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, टेंजेंट एट दिस पॉइंट मेक एन एंगल π/6, π/3, π/4 रेस्पेक्टिवली विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये स्लोप का एंगल दिया हुआ है। तो पहला स्लोप कितना होगा, 10 of pi by 6. 10 ऑफ π/6 कितना हो गया, 1/√3। व्हाट इज दिस, इट इज f'1, क्या कहते हो, Yes, sir. यस Sir. टेंजेंट का स्लोप है ना, टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/6 का एंगल बना रही है, तो टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप मतलब f'1, m2 √3. 10 π/3, it is √3, it is f'2. F'2. Similarly m3, it is 10 π/4, 1. it is 1, it is f'3। अब बच्चों इसमें क्या है, तुमने अभी बाय पार्ट सीखा नहीं, अभी अपन वहां तक पहुंचे नहीं है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे। ठीक है, अगर किसी को बाय पार्ट आता हो तो बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, फिर अपर लिमिट लोअर या सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट से फिर अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रुक जाए 1-2 लेक्चर और, ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ लें उसके बाद बना लेना है जिसने भी पूछा है। ठीक है बच्चों, Okay. हाँ मतलब हम यहां पर f' को t मानेंगे इसमें, फिर f" जो है वो dt बाई dx बनेगा, तो f" dx की जगह dt, अब किसी ने पूछा है तो मैं बता रहा हूं, हो सकता है वो समझ जाए, f" dx की जगह dt आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन बनेगा t dt, इसको भी बता रहा हूं, t dt, ये t था वो dt बना, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2, और t² को फिर से लिख देंगे क्या, f' होल स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट है 2 और 3 वो पुट करनी पड़ेगी, प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा f' 1 से 3, तो प्लस f' है 1 से 3। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, शायद आपने फिजिक्स में सीख लिया है क्या ऐसे, मुझे नहीं पता, f'2 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस f'3 माइनस f'1 बाय, अच्छा यहां पे कुछ नहीं है, इससे आंसर आएगा, लेकिन चिंता ना करें, ये अगर समझ में नहीं आया हो तो सब्स्टिट्यूशन अपन सीखेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उससे आ जाएगा। हाँ भाई
ये बोल रहा है इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, एनी पॉइंट ऑन इट कट द एक्सेस OX एंड OY एट P एंड Q। कुछ याद आता है? टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट बोल रहा है कि ये कोई भी कर्व है, मान लो कुछ भी कर्व है, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई भी कर्व है जिसका टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, मान लो x, y पे, वो इसको P और Q पे कट कर रही है, तो OP प्लस OQ की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ भाई, क्या होता था OP? एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट। हाँ, मैंने तुम लोगों से बोल रखा है जितना तुम याद रखोगे चीजें, जो बोलिए कम से कम वो याद रखें। x माइनस वाई बाय एम कॉमा 0 एंड दिस इज 0 कॉमा वाई माइनस mx। तो ये OP की लेंथ ये है, x इंटरसेप्ट OP प्लस OQ। OP है x माइनस वाई बाय एम प्लस ये है y माइनस mx। बस अब कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव कर लो इसका। तो 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट y और y डैश इक्वल टू 0। सो y डैश इज इक्वल टू आ रहा है माइनस रूट y बाय रूट x। पुट कर दो, पुट करो वही। तो ये x तो x रहेगा, y रहेगा, m मतलब y डैश, इसका स्लोप y डैश ये है, दिस इज m। सो इट इज रूट y बाय रूट x प्लस y माइनस, इट इज रूट माइनस, अच्छा माइनस आएगा क्या, माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे भी प्लस हो जाएगा, रूट y बाय रूट x और इंटू x। भाई समझ रहे हैं ना सब लोग? यस सर। ठीक है, हाँ। अब सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो सॉल्व करें तो एक रूट y कैंसिल, तो रूट y बचा ऊपर आ गया, तो x प्लस रूट x रूट y प्लस y, ये रूट x, एक रूट x कटेगा, अगेन y प्लस रूट y रूट x। ये बन गया है बच्चों x प्लस वाई प्लस 2 रूट x रूट y। क्या कहेंगे इसे? इसे कुछ कह सकते हैं? रूट x प्लस रूट y का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज रूट x प्लस रूट y? इट इज रूट a। तो आंसर इज ए। शानदार क्वेश्चन। मैं इसलिए कह रहा हूं ये ऐसे इतने सारे क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं करा सकता हूं, बट डाउट में आपके पास, और ये आपके पास पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है चले जाते हैं, कभी मन करे तो कभी और लगा लो, कभी भी लगाओ, अगर आपने नहीं देखे हैं इन क्वेश्चनों को, अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया। आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a माइनस एक्स रूट ऑफ a माइनस एक्स माइनस b माइनस एक्स रूट ऑफ b माइनस एक्स बाय रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x माइनस b। अच्छा, x माइनस बी, ओके सर ये सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा ना? वो तो ठीक है, ये x माइनस बी होगा, यहां पर भी x माइनस बी करो, फिर ये भी x माइनस बी है, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अरे इसमें कुछ भी नहीं करना, देखो इसको लिख सकते हैं, देखो मैं इसको लिखता हूं, इसको लिख सकते हैं रूट x माइनस a माइनस एक्स का होल क्यूब, लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो तो ये हो गया प्लस, तो ये भी हो गया x माइनस बी है, ये रूट x माइनस बी, इट इज रूट x माइनस बी का होल क्यूब। क्या कहते हो? अब कुछ कहने को बचा नहीं है, तुम लोग समझ गए हो क्या करना है? क्यू प्लस बी क्यू लगाना है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब ए माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस बी, और माइनस ए इंटू बी, अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बी, और अपॉन में यही लिखा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये बी है, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, बचेगा ए माइनस बी माइनस रूट ऑफ। अब भाई डिफरेंशिएशन कर लोगे, अब क्या बचा? y इज इक्वल टू, बकवास सा क्वेश्चन है भाई, डिफरेंशिएशन करना है प्रोडक्ट रूल से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। हाँ भाई, ये क्या बोल रहा है? द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट पैरामीटर, रेक्टेंगल का ग्रेटेस्ट पैरामीटर विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, एक सेमी सर्कल बना लेते हैं, ठीक है।
बहुत ही गंदा बनाया यार, मजा नहीं आया। एक बनाया हमने सेमी सर्कल, और क्योंकि अब रेक्टेंगल आप बना रहे हो तो इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ले लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा समझ में आता है। ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस जो है ये ओरिजिन हो गया, सेंटर हो गया, सेमी सर्कल है। ये दिए रेडियस, ये √5 है, ये भी √5 है, ये भी √5 है, ये भी √5 है। इसको मैंने y बोल दिया, इसको x बोल दिया। एक्स एक्सिस बनाते हो फील आता है थोड़ा। ठीक है, तुम्हें समझा पाऊंगा मैं। ये भी x होगा, ये भी y होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा ना। ठीक है, लेंथ। हाँ, तो इसका पैरामीटर डिफाइन करना है। पैरामीटर कितना हो गया बच्चों? 4x + 2y। अब हमें इसी को ग्रेटेस्ट बोलना है, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव तभी होगा जब x और y में से किसी एक सिंगल वेरिएबल में आप इसे ले लें। ठीक है, ये क्या बोल रहा था? साइड। अच्छा, साइड्स a और b दी हैं। ओके, हमने गलत ले लिया, गलत बात है बिल्कुल यार। हाँ भाई, अब इसने जैसी दी है वैसी लेनी पड़ेगी। इसकी ये लेंथ a है तो ये a/2 लेना पड़ेगा भाई, और ये b और b लेना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर तो ये a, इट इज 2a, so 2a + 2b है, दिस इज p। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कब करते हैं? जब सिंगल वेरिएबल में लाएं। तो या तो a को b के टर्म में लिखो या b को a के टर्म में। कैसे लिखें? x² + y² = 5। पाइथागोरस जिंदाबाद, पाइथागोरियन। सर्कल की क्या? सर सर्कल की इक्वेशन भी लगा सकते हैं ना, x² + y² = 5 करके। हाँ, उसमें भी वो पुट कर आएगा, वही आएगा। यस सर, बिल्कुल सही कह रहा है, सर्कल की इक्वेशन भी लगा सकते हैं। a² / 4 = 5। तो b की वैल्यू आ गई है √5 - a² / 4। एलसीएम खेल लो, तो 2a, ये एलसीएम लेके ये 2b की वैल्यू आ जाएगी √20 - a²। तो ये प्लस √20 - a²। अब बच्चों ऐसे डिफरेंशिएट कर लेना, जीरो कर देना, उससे a की जो वैल्यू आएगी वो ले लें, वो a की वैल्यू यहां पे रख देना, तो b की वैल्यू आ जाएगी, वो दोनों वैल्यू उठा के यहां पे रख देना, आंसर आ जाएगा। यस सर, बढ़िया। आओ आगे बढ़े, देखते चलो। हाँ भाई, बोल रहा है इंटरवल दिया है 0 से 1 और फंक्शन टेक्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट, मतलब वो पॉइंट निकालना है जहां पर ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है बिटवीन 0 to 1। बच्चों ये ग्रेटेस्ट मैक्सिमा का केस नहीं हो गया? ग्रेटेस्ट मैक्सिमा, ग्रेटेस्ट मिनिमा। यस सर, यस सर। मैंने आपको समझाया, एक होता है मैक्सिमा किसी पॉइंट पे, एक होता है कुछ नहीं दिया है डोमेन पे तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। एक अगर इंटरवल बोल दिया तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल के अंदर। तो एक तो 0 और 1 है, तो 0 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 1 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो 0 तो एक वैल्यू है ही हमारे पास। एक डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 25x⁴ 1 - x⁴ सेम, प्लस x⁴ इसका हो जाएगा 75 1 - x⁴ और 1 - x का -1। ठीक है, तो यहां पर y' 25 कॉमन, x⁴ कॉमन, 1 - x⁴ कॉमन। क्या बच गया है? यहां पे बच गया है 1 - x। देखो ये आ गया, ये आ गया, इसमें से एक कम है तो 1 - x बचा, और इधर इसमें से ये बस एक -25 कॉमन आया तो 25 3 जा तो 3 बचा, एक -3 हो गया और एक x, तो -3x बचा। तो y' = 25 x⁴ 1 - x⁴ 1 - 4x। ठीक है सर 74 होगा ना? हाँ 74 होगा। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम 0 करोगे ना, देखो इस पे मैक्सिमम में कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पावर इवन है। तुम प्लस करोगे माइनस करोगे साइन ही चेंज नहीं करेगा, है ना? तो यहां पर, और चाहो तो ऐसे कर लो, तुम तो लिख लो ऐसे, नहीं समझ में आ रहा है लिख लो ऐसे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? 0, ये 0 रहा है 0 पे, ये 1/4 पे, और ये 1 पे। अब चेक करते हैं भाई, 1 से बड़ा रखें, 1 से बड़ा मान लो 2 रखेंगे, ये पॉजिटिव है, ये रखेंगे 74 पावर है, ये भी पॉजिटिव होगा। यहां पे 2 रखेंगे, ये नेगेटिव, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू क्या है? नेगेटिव।
ऐसे चेक करो, ये किसका साइन है, माइनस साइन क्या दे रहा है, वाई डैश का साइन दे रहा है। ध्यान रखना, मैं तरीके बताता रहूंगा, तुम जैसे सीखते जाओगे कि कैसे इजीली सोच सकते हैं। फिर 1 के आगे बढ़े, 1 और 1/2 के 1/4 के बीच के वैल्यू लो, अपन 0.5 ले लेते हैं। 1/2 पे ये पॉजिटिव 1/2 रखेंगे, ये नेगेटिव है, तब भी ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। फिर इससे छोटी वैल्यू लो, 0 से बड़ी, मतलब 1/8 ले ली, 1/8 पे ये पॉजिटिव 1/8 रखेंगे, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया भाई। फिर 0 से छोटी वैल्यू रखो, -1 रख ली, -1 ये रखा, ये पॉजिटिव, ये रखा, ये पॉजिटिव, ये रखा, यहां पे भी -1 ये पॉजिटिव। देखो 0 और 1 पे साइन चेंज मैंने आपसे बोला था नहीं होगा, साइन चेंज इसी पे होगा। अब देखो -∞ से चलते हुए आ रहे हैं और 1/4 के लेफ्ट में वाई डैश पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और इसके आगे निगेटिव मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब क्या मिल रहा है हमें, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो 1/4 पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो 1/4 की पावर क्या बेटा, अच्छा पॉइंट ही बताना है ना, अच्छा x = 1/4, ठीक है, किस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। सर बट हम 0 1 पे चेक, 0 1 पे भी चेक नहीं करेंगे? करेंगे ना, 0 1 पे पहले चेक किया ना, 0 पे 0 और 1 पे भी 0। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो 1/4 पे 0 होगा नहीं, और पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, 1/4 यहां पर रखेंगे, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू मिल रही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है शो दैट, ध्यान से देखना भाई, ये एडवांस का प्रॉब्लम है, पुराना प्रूफ वाला ही था, प्रूफ का क्वेश्चन आते थे कभी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, शो दैट बिटवीन एनी 2 रूट्स ऑफ दिस, इसके 2 रूट्स के बीच में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट ऑफ दिस, इसके 2 रूट के बीच में इसका एक रूट लाई करेगा। तो मैं ये बोलता हूं, हम क्योंकि इसे 0 करवा रहे हैं, मैं इसे fx बोलता हूं, fx है e की पावर -x - cos x, ठीक है। और मान लेते हैं इसके 2 रूट हैं, x = a एंड b, ऐसा अज्यूम कर लिया मैंने कि इसके 2 रूट हैं a और b, मतलब f ऑफ a e की पावर -a - cos a, ये 0 हो रहा है, और f ऑफ b क्योंकि इसके रूट है -b - cos b, ये भी 0 हो रहा है। क्या ये कंटिन्यूअस है? यस सर, कंटिन्यूअस है। अरे ना बॉक्स है, ना फ्रैक्शन है, ना सिग्नम है, हर फंक्शन, ना डिनोमिनेटर में कुछ 0 हो रहा है, हर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, ना बॉक्स लगाए ना मॉड लगाए, कुछ नहीं लगाए। तो ये कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन है, e की पावर -x कंटिन्यूअस डिफरेंशियल है, ग्राफ आपको आता है, cos x कंटिन्यूअस डिफरेंशियल है। तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2 कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल फंक्शन का टेबल बनवाई थी हमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ कंटिन्यूअस डिफरेंशियल होता है। तो ये कंटिन्यूअस डिफरेंशियल है, और f ऑफ a बराबर है किसके, f ऑफ b के, क्योंकि रूट्स हैं, ठीक है। तो बाय रोल्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, मैंने कैसे सोचा, जैसे एटलीस्ट वाला केस आता है सो या तो एलएमबीटी है या रोल्स है, क्योंकि अब एफ ऑफ ए बराबर हो रहा है एफ ऑफ बी के, इसलिए मैं रोल्स लगा रहा हूं। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट इन x बिलोंग्स टू a टू b, a और b के बीच में, ये बोला है ना उसने, रूट्स के बीच में, तो ये दोनों रूट्स थे, तो इनके बीच में एक वैल्यू ऐसी आएगी जहां पे f' c या f' x कह दो 0 होगा। तो इसका डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर माइनस ऑफ e की पावर -x और प्लस sin x इक्वल टू 0। तो यही तो आ रहा है, अरे वो यही है ना, ये और ये सेम है। यस तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ। बच्चों ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, धीरे धीरे इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको समझाने के बाद समझ में आए हो, कुछ क्वेश्चन आपको पहले ही समझ में आ गए हो कि हाँ भाई अब तो कर ही लेंगे, जरा सा कंसेप्ट था, तो जैसे भी आपको समझ में आए, ठीक है। डी देखो, इसमें एक छोटा सा क्लू दे रहा हूं, ध्यान से सुने। डी यू बाय, ये अब क्वेश्चन आते नहीं है,
ये क्वेश्चन ये कहलाते थे कि जो वेरिएबल दिए उनको छोड़ के अदर वेरिएबल में आंसर आता था। ठीक है, मतलब यहां पे 4 वेरिएबल हैं, u है, x है, y है, s है, t है, 5 वेरिएबल हैं और हमें u और s में पूछ रहा है, तो आपको t तो हटानी है, तो बात पक्की है। अब हमें ऐसा करना चाहिए कि या तो u को s और t में, या x और कोई 2 वेरिएबल में u होना चाहिए और कोई 2 वेरिएबल में s होना चाहिए, तब अपन आंसर निकाल पाएंगे। तो कैसे क्या कर सकते हैं, कोई दिमाग लगाएगा? सर u को ds के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, x को भी, और u को ds के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 2x dx by ds और 2y dy by ds। ठीक है, और dx by ds यहां से ले लेते हैं, तो s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसमें फिर t आएगा ना, लेकिन t को कांस्टेंट मान के चल रहा है सर t कांस्टेंट Yes. मान के। इसमें फिर लिखना चाहिए कांस्टेंट है। सर बड़े सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें अल्फा बीटा दे रखा होता है, अल्फा के रिस्पेक्ट में होता है तो बीटा कांस्टेंट मान लेते हैं। नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन में लिखता है कि t इज अ पैरामीटर और t इज अ कांस्टेंट, ये लिखता है बेटा, जे एडवांस के हर प्रॉब्लम में लिखता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, नहीं तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। 2y dy इट इज 2, सो इट इज 2x प्लस 4y। डबल डेरिवेटिव कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, d2, फिर तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। मुझे लगा t भी वेरिएबल है तो फिर गंदा जाता। सर 4 फिर हम उसको y के टर्म्स में निकाल लेते हैं, x और y। हाँ, अब dx by ds फिर से 1 हो गया और ये फिर से 2 हो गया, तो 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 10 आ रहा है भाई। इसमें लिखना पड़ेगा, यहां पे लिख ले t इज कांस्टेंट, तो फिर हम जो कर रहे हैं वो सही है, t कांस्टेंट होना चाहिए, तो फिर तो ठीक है, फिर तो पैरामीट्रिक फॉर्म है एक तरह से, है ना, बढ़िया। हाँ भाई, fx दिया हुआ है, हमसे कह रहा है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग एट 2 and 4, मतलब पावर जो है वो जो भी हो रही है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको ग्राफ बना लो यार, ग्राफ बहुत आसान है, ये सब स्ट्रेट हाँ लाइन सर, में इन है, सब पे तो ग्राफ ही बन जाएंगे। तो इससे तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। फिर इसका आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत आ रहा है, फिर देख लेते हैं। ये 0 1 2 3 लिखना नहीं है, लेकिन साइन लगा देते हैं, 4, फिर 5 नहीं लिखना है, 6। अब 1 से 2 पे y इक्वल टू एक्स लाइन, तो 1 पे 1 होगा, स्ट्रेट लाइन है, 2 पे 2 होगा, थोड़ा ज्यादा ऊंचा जा सकता है इसलिए थोड़ा छोटा बना लेते हैं। 1 पे 1 और 2 पे 2, ये है भाई 1, ये है 2। फिर क्या बोल रहा है, और दोनों पे क्लोज, फिर 2 रखा तो 2 पे 3 और 4 पे 1, 2 पे 3 और 4 पे 1, 4 पे 1, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा बना है, यहां पे ओपन है और यहां पर भी ओपन है। फिर क्या बोल रहा है, 4 पे 2, एग्जैक्टली 4 पे 2 है। अब 4 रख रहे हैं तो यहां पर 3 आ रहा है, 4 पे फिर से 3 हो गया, और 6 रख रहे हैं अगर तो 1 हो गया, तो फिर से 6 पे इसको 1 बड़ा पे आ रहा है यार। सर बट इससे अच्छा हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट अरे कुछ बचा, अरे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है, फिर कंटिन्यूस ही नहीं है तो गड़बड़ होगी। तो यहां पर आप देख लेते हैं ना, हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे किसी पॉइंट पर पूछ रहा है, बेटा डिफरेंशिएशन कब करते हैं, जब इंटरवल में है या डोमेन में है, ये पॉइंट पर पूछ रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ग्राफ बनाना चाहिए। अब बताओगे भाई, मैं थोड़ा सुंदर कर देता हूं ग्राफ। ठीक है, ये थोड़ा सा जो गंदा संदा कर दिया मैंने, इसे थोड़ा डंका कर देता हूं जिससे आपको क्लोज और ओपन दिखाई दे। तुम लोग बता सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, इस बहाने से प्रैक्टिस हो रही है। ये यहाँ पे ओपन था, फिर यहाँ पे क्लोज था, फिर यहाँ पे ओपन था, फिर ऐसे जाके यहाँ पर क्लोज। हाँ भाई, 2 पर क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है, क्या है, इंक्रीजिंग है, बिल्कुल। 2 के लेफ्ट में वैल्यू कम है, एग्जैक्टली 2 पे बढ़ी,
और 2 के राइट में और बढ़ गई, तो वैल्यू लगातार बढ़ रही है, बिल्कुल सही है। 4 पे इंक्रीजिंग है, 4 पे क्या है भाई, 4 पे भी इंक्रीजिंग है, 4 के लेफ्ट में यहां पर था, 4 पे बढ़ा, 4 के राइट में और बढ़ गया, तो लगातार बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बिल्कुल सही है। फंक्शन इज नॉट, फिर सी तो गलत ही हो गया। यस सर। ठीक है, तो आंसर ये और भी है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। सर इसमें ऐसे डायरेक्ट पुट करके नहीं देख सकते? डायरेक्ट पुट करके बेटा, अगर तू देख पाए कि 2 से हम थोड़ा छोटा रखेंगे तो 2 से छोटा आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, और 2 से बड़ा रखेंगे थोड़ा तो 3 के आसपास जाएगा। अगर आप ऐसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं तो सलाह दूंगा कि डायग्राम बनाएं। ओके सर। ठीक है गुंजन, ठीक है बच्चों। अच्छा ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन कभी आए हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं, आप f ऑफ पाई बाय 12, पाई बाय 4, 5 पाई बाय 12 पहले ही निकाल लो। f ऑफ पाई बाय 4 इट इज पाई बाय 4 रूट 2, मतलब पाई बाय 2 रूट 2। f ऑफ पाई बाय 12, ये डराने वाले क्वेश्चन है और कुछ नहीं है नहीं इसमें डरावना कुछ। इट इज 12, इसकी भी जरूरत नहीं है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन ठीक है, रूट 2 माइनस 1 और ऊपर 3, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 होता है, 2 रूट 2। ठीक है, तो पाई अपॉन ये 6 चला जाएगा, तो ये 3 रूट 2 रूट 3 माइनस 1। और f ऑफ पाई बाय 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12 मतलब 75, तो ये हो गया पाई बाय 5 पाई बाय 12, मतलब ये कुल मिला के 3 रूट 2 और रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़नी, देखो इसको a मान लो, x माइनस ए, 3 अपॉन x माइनस बी और 4 अपॉन x माइनस सी। और बच्चों इसको एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बना लो, पहले क्वाड्रेटिक बना लो, उस क्वाड्रेटिक को एक फंक्शन मान लेना और फिर उसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ x माइनस बी x माइनस सी प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस ए x माइनस सी प्लस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस ए x माइनस बी इक्वल टू एफ एक्स मान, इसको जी एक्स मान लिया। इसका क्या काम है, इसका केवल इतना काम है, ये एबीसी की वैल्यू दे रहा है बस, और कुछ नहीं। अब देख लो एक बार कि ये किसके बीच में रूट देगा। ठीक है, तो जी ऑफ ए देखो, जी ऑफ ए कितना आ रहा है, ये 0, ये 0, कितना बना बच्चों, 2 ए माइनस बी ए माइनस सी। अब तुम्हें ये पता है क्या, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये पता करो बस। तो ए, ये था ए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि पाई बाय 2 रूट 2 और पाई, इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, कोई बता रहा है? सर बी बड़ा है। सर सी सबसे छोटा है। सी सबसे छोटा है, बिल्कुल सी सबसे छोटा है। फिर सर ए सबसे बड़ा होगा। ए सबसे बड़ा है, क्योंकि ए में हमने पाई बाय रूट 2 तो ठीक है, हमने 2 का डिवाइड किया, इसमें 3 का कर दिया, और ये भी 1 से बड़ा है, तो बी एंड देन सी। ठीक है, इसका यूज करो। अब ए माइनस बी क्या होगा, नेगेटिव, अच्छा ये ए है, ए माइनस बी क्या होगा, पॉजिटिव, और ए माइनस सी भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, बस इसका इतना यूज है। तो जी ऑफ ए क्या हो गया, पॉजिटिव। जी ऑफ बी निकालो, बी में ये 0, ये 0, ये बचा, तो 3 बी माइनस ए एंड बी माइनस सी। हाँ भाई, बी माइनस ए क्या होगा, नेगेटिव, अरे चमक रहा है ये, यस सर। और बी माइनस सी होगा पॉजिटिव बच्चों, तो ये नेगेटिव हो रहा है। अब जी ऑफ सी और निकालो, अगर हम सी लेंगे तो ये 0, ये 0, ये बचा, तो 4 टाइम्स ऑफ सी माइनस ए एंड सी माइनस बी। तो बच्चों सी सबसे छोटा है, तो सी सबसे छोटा है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है। तो अब आप लाइन से लिख लो, सबसे छोटा है सी, फिर है बी, फिर है ए। तो सी पर वैल्यू पॉजिटिव है, ग्राफ जो चल रहा होगा क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक बनेगी ना मल्टीप्लाई करके, यस सर। तो सी पर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, फिर बी पे नेगेटिव है, और फिर ए पे पॉजिटिव है। ए पे पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से अबव, बी पे नेगेटिव। तो ये पूछ रहा है कि एटलीस्ट 1 रूट इस इक्वेशन का किसके बीच में होगा, तो सी से बी के बीच में होगा। सी मतलब f 5 पाई बाय 12
से b मतलब f पाई बाय 12 के बीच में होगा एक रूट, और एक रूट जो है वो f पाई बाय 12 से f पाई बाय 4 के बीच में होगा। अब देख लीजिए, तो 5 पाई बाय 12 से पाई बाय 12 से पाई बाय 4 ए ऑप्शन सही है। 0 से पाई बाय 12 ये नेगेटिव तो आया नहीं है भाई, है ना? सर ये D। क्वांटिटी, एक मिनट, पाई बाय 12 फ्रैक्शन है क्या? पाई बाय 12 फ्रैक्शन वैल्यू है क्या ये? हाँ फ्रैक्शन वैल्यू है, सही है। तो पाई बाय 12 जो है b जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 0 से b के बीच में एक और होगा, बिल्कुल सही है। अरे समझ में आ रहा है? अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इससे 0 के बीच में कहीं ना कहीं रूट आ रहा है ना। ये क्या आ रहा है? ये नेगेटिव है क्या? ये भी नेगेटिव नहीं है, ये भी फ्रैक्शन है, तो ऑरिजिन यहां पे कहीं आ रहा होगा ना बच्चों? यस सर। ऑरिजिन से b के बीच में एक रूट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर f 5 पाई 12, f 5 पाई 12 क्या है? f 5 पाई 12 है हमारे पास c, ठीक है। तो c से इंफिनिटी के बीच में रूट आ रहे हैं, एटलीस्ट 1 पूछा है, बिल्कुल सही है ये भी। और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास a, और ये हो गया हमारे पास c। ये उल्टा क्यों लिखा है? C2a होना चाहिए, उल्टा लिख दिया है गलती से, लेकिन आंसर ये भी होगा। सर हाँ, सर इसका आंसर A एंड D है, दिए रखे हैं। A एंड D दे रखा है। यस सर। क्यों भाई? 0 से पाई बाय 12 क्या बना था? पाई बाय 12 था हमारे पास b। तो भाई 0 से b के बीच में एक रूट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और 5 पाई बाय 12 कितना हो गया? c। तो c से इंफिनिटी के बीच में भी एटलीस्ट 1 रूट आ रहा है। बच्चों जो है वो मैं बता रहा हूं। सर c शायद सबसे बड़ा भी हो सकता है, हमने 5 से डिवाइड नहीं करा शायद उसे। c सबसे बड़ा हो सकता है क्या? अच्छा 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, फिर देखना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा। एक मिनट रुक जा, पाई बाय रूट 2 तीनों में आ रहा है ना? यस सर। पाई बाय रूट 2 तीनों में आ रहा है। तो पहला अगर पाई बाय रूट 2 को k मान लें, तो a है k बाई 2, b है k बाय 3, ये हो गया, और 1.7 ये हो गया, ये डेसिमल 10, सो इट इज 21 बाय 10, सो इट इज 10 बाय 21। तो ये 0.5 था, ये 0.5 से छोटा है, तो a जो है वो b से छोटा, सॉरी a बड़ा है और b छोटा है, ये सही है। और फिर अपन इस पे आ जाते हैं, तो c जो हमने माना ये है k बाय 5k बाय 3, और ये कितना है? 1.7, 2.7 बोल सकते हैं, डेसिमल हटा दो 10, सो इट इज 27 इंटू 10, तो 50, 10, तो 50 बाय इट इज 181, तो ये कितना आ रहा है भाई? 0.80 मान लो अप्रोक्सीमेट, तब भी 0.6 कुछ आ रहा है। सी सबसे बड़ा है भाई, ये 0.6 कुछ आ रहा है, सी की वैल्यू सबसे बड़ी है। यस सर। मैंने 5 नहीं देखा, तो बच्चों ये उल्टा हो गया, अब ये घूम जाएगा, ठीक है। मतलब बना तो लोगे ना, समझ में आ गया कैसे बनाना है? यस सर। ठीक है सर आ गया। हाँ, तो आप खुद से कर लेना, वो अपना कैलकुलेशन में गलती हो गई, अदरवाइज। सर हाँ सर इसको उससे लैग्रांज और मीन रोल से नहीं कर सकते थे? ये मीन वैल्यू थ्योरम ही है, एलएमबीटी लगाई हमने, मीन वैल्यू थ्योरम ही लगाई है। सर वो रोल्स नहीं लगा सकते थे कि अपन को ये एफ तुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन में रोल्स लग पाएगी? 1/x माइनस, तुझे कैसे तू बनाएगा उस फंक्शन को, कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपन? सर वो ln(x) बन रहा था नीचे, वो अरे इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं मैं। यस सर। सर इंटीग्रेशन ही तो करेंगे उसका। हाँ, इंटीग्रेशन करके तू फंक्शन मान लेगा पहले, यस सर। फिर उसे log a इक्वल टू log b कैसे करेगा फिर? सर वो सारे लॉग में होंगे तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है सबका, क्योंकि अंदर अरे 0 बाप हो रे। जाएगा। तो सर डाउट था कि माइनस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी से इक्वेट करके नहीं, वो माइनस इन्फिनिटी भी नहीं आ रहा होगा ना, वो तो 0 एग्जैक्टली 0 आ रहा है ना वो तो। भाई कंटिन्यूटी रोल्स में कंटिन्यूटी ओपन में थोड़ी रखते हैं।
कंटिन्यूटी ओपन में थोड़ी रखते हैं, डिफरेंशियबिलिटी ओपन में होती है। हो सकता है उससे बन पा रहा हूं, मुझे थोड़ा डाउट है उस चीज में, ये कैसे क्या बना सकते हैं। लेकिन बेटा चेक, लेकिन उसमें 3 वैल्यू है ना, उसमें चेक तो करना ही पड़ेगा बच्चे। सर वो प्रोडक्ट में आ जाएगी ना तीनों वैल्यूज। प्रोडक्ट में भले ही आ जाए वो वैल्यू, वो तो फिर हर केस में 0 ही होगी। नो सर बाकियों में नहीं हो रही, बाकियों में 0 आ रहा है, किसी में इससे। अच्छा ठीक है, देखना एक बार देखना, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा इस बारे में। हाँ भाई, ये बोल रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। भैया इसको मैंने करवाया है क्लास में, ए क्यू प्लस बी क्यू इज ए प्लस बी, मतलब π/2 बनता है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और बी बनता है, फिर ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, फिर इसको फिर से बनाया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये π/2 था, और माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख लिया था। कुछ याद आ रहा है? अब करा हुआ क्वेश्चन है। π/2 इट इज पाई स्क्वायर बाय 4, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया था, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर और ब्रैकेट ओपन किया था, माइनस π/2 साइन इनवर्स एक्स। हाँ बेटा। सर ये अलजेब्रा के लिए तो हो जाएगा, इसको एओडी से करना। नहीं एओडी से क्यों करना, अरे बहुत टफ जाएगा, बहुत लंबा नहीं जाएगा एओडी से। एओडी से बहुत लंबा जाएगा, हमेशा एओडी जरूरी नहीं है अपन लगाएं। π/4, हाँ वो जाना चाहिए, पाई स्क्वायर बाय 4। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अंदर एडिशन का केस बनाएंगे, तो यहाँ पे -1/2 माइनस π/2 रखेंगे, तो माइनस π/2 कब आएगा? x = -1 पे। सर 3 रह गया है ना, ठीक है, बना लेना, पाई स्क्वायर बाय 16 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कर चुके क्वेश्चन। हाँ सर उसको एओडी से कर रहे हैं तो -1 तो उसकी डोमेन में ही नहीं आ रहा। तुझे एलसीएम लेके भी नहीं आ रहा? नहीं सर अपॉन -1 डोमेन में तो है ही ना, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, -1 तो डोमेन में है ही। यस सर। एक्चुअली हम एलसीएम लेंगे, उसके बाद कुछ कर पाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ी गड़बड़ है, क्यों दिमाग लगा रहा है फालतू में? मैंने उसी से ट्राई किया था। The function this assume its minimum value only at one point. Assume its minimum value only at one point. तो वही r टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए अपन को केस बनाना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स लेकर। हाँ, p एक q तो आ और जाएगा r, Q by P। p q और r पॉजिटिव है, q by p आ रहा है और r आ रहा है, 0 आ रहा है, दो Zero और क्रिटिकल Q by पॉइंट है। P। हाँ, q by p और 0। अब q by p 0 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, यस सर। तो हम x की वैल्यू एक बार 0 से छोटी लेंगे, एक बार 0 से बड़ी लेंगे, लेकिन q by p से छोटी लेंगे, और एक बार q by p से बड़ी लेंगे। तो नेगेटिव लेंगे तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव हो जाएंगे, तो -px प्लस q माइनस r ऐसा आ रहा है। सो इट इज -px प्लस q माइनस r, और वो rx होगा ना, -rx। माइनस, अच्छा -rx होगा क्या? ओके, हाँ हाँ, -rx होगा, तो ये हो जाएगा -p प्लस r x प्लस q। ठीक है बच्चे, इसके बीच में आए तो ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा r माइनस p x प्लस q, और दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव, तो p प्लस q x माइनस r माइनस q। तो अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश भी कर लूं कि 0 q बाय p, तो बच्चों ये स्लोप जो है इसका नेगेटिव है, क्योंकि p और q क्या है? पॉजिटिव है। तो जब मैं 0 रखूंगा तो q आ रहा है, q कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब x से छोटा जो है उस समय एग्जैक्टली 0 पे, हमें किस पे देखना है? अच्छा ठीक है, ये स्लोप नेगेटिव ऐसा चल रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, q की वैल्यू पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, 0 पे q दे रहा है, यहां पे भी 0 रख रहे हैं तो q दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये मुझे नहीं पता अभी, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको आ जाओ q बाय p, ये स्लोप पॉजिटिव है ऐसा चल रहा होगा, q बाय p रखो, तो p
इन प्लस आर क्यू बाय पी माइनस क्यू। तो भाई पी का डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू प्लस आर क्यू बाय पी माइनस क्यू, ये कट जाएगा। तो ये आर क्यू बाय पी आ रहा है, तो आर क्यू बाय पी अब क्यू बाय पी से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ये लफड़ा है। लेकिन इसने क्या बोला है, अच्छा सुनो, इसने क्या बोला है, इसने खुद ने बोला है कि हमें कितना चाहिए, एज्यूम इट्स मिनिमम वैल्यू ओनली एट वन पॉइंट। इसका मतलब है कि अब या तो दो केस हो सकते हैं, या तो क्यू बाय पी, आर क्यू बाय पी अगर बड़ा होगा क्यू से, आर क्यू बाय पी अगर बड़ा हुआ क्यू से, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा स्लोप तो पॉजिटिव ही था, ठीक है। अगर स्लोप इसका पॉजिटिव हो जाएगा, इसका और बड़ा हो जाएगा स्लोप, तो ये ऐसे जा रहा होगा। ये केस बन सकता है, अरे समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। और अगर पहला केस, अगर दूसरा ये हो गया कि आर क्यू बाय पी लेस हो गया क्यू से, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और फिर ये ऐसा बन जाएगा। इस पर जो वैल्यू आ रही है क्यू बाय पी पे, वो आर क्यू बाय पी, अगर वो छोटी हो गई इससे, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और अगर दोनों बराबर हो गए, आर क्यू बाय पी इक्वल टू क्यू हो गए, तो लाइन ऐसी बनेगी, मतलब ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा और फिर ये ऐसा, तो ये तो होगा नहीं। अरे दोनों की हाइट तो बराबर हो नहीं सकती, नहीं तो मिनिमम पॉइंट एक पॉइंट पे मिलेगा नहीं, पहली बात तो ये तो गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही आंसर दे रहा है क्या, आर नॉट इक्वल टू पी। ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे इसमें एक और चीज गलत लगी, तुम कहो तो मैं बताऊं। इसमें मुझे एक और चीज गलत लगी कि ये दोनों में से भी एक ही हो सकता है। हालांकि ये तो हमेशा ट्रू है, ये तो हमेशा ट्रू है, इन दोनों में से भी एक ही हो सकता है। ये वाला केस भी कहां बनेगा, ये वाला केस भी कैसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद जो टर्म हमने लिखी है, अच्छा हाँ बन सकता है, बन सकता है, हाँ आर माइनस बन सकता है, आर माइनस पी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, सही है, सही है, ये और ये दोनों बन सकते हैं। स्लोप थर्ड वाले का स्लोप पॉजिटिव है, ये हमें पता है, ठीक है। तो भाई ये आंसर होगा आर नॉट इक्वल टू पी। बहुत बढ़िया, ठीक है। आओ और आगे बढ़ते हैं, अभी है टाइम थोड़ा बहुत, सबके क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। देन एफ एक्स बी अ डिफरेंशियल फंक्शन, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इक्वल टू है 0, देन इन इंटरवल दिस हैज एटलीस्ट वन रूट। इसमें कोई क्वेश्चन तो कंडीशन तो दी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम पहले एफ एक्स के बारे में बात करें, तो हम कहेंगे एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, क्योंकि फंक्शन गिवन है कि फंक्शन एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ अल्फा बराबर है एफ ऑफ बीटा के, जो कि बराबर है 0 के, और अल्फा छोटा है बीटा से, वो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन बाय रोल्स थ्योरम हम ये तो कह ही सकते हैं कि एफ डैश एक्स विल बी 0 फॉर एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो ये कह रहा है देन इन द इंटरवल दिस, ओके। तो भाई देखो, अब ये जैसे ये दिया हुआ है, समझ ना, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये 0 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ अल्फा 0 है, एफ ऑफ बीटा 0 है, पहले से दिए हुए हैं, दो ही रूट है, ठीक है। ये 0 हो सकता है किसके बीच में, अल्फा बीटा के बीच में, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो जाएगा अगर अपन कोई सी वैल्यू रख दें अल्फा बीटा के बीच में, ये 0 हो रहा है, अपन ने प्रूव कर दिया है, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा। ये हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन जरूरी नहीं है एटलीस्ट वन रूट रखेगा ही, मतलब हैज एटलीस्ट वन रूट, ये प्रूव नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये 0 होगा, सब्ट्रैक्शन में भी नहीं कह सकते, प्रोडक्ट में कह सकते हैं, प्रोडक्ट ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, अरे होगा ना 0 फॉर एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। क्यों ये ट्रू है? क्योंकि एफ डैश एक्स तो हो ही रहा है ना 0। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है सर। हाँ सर अपन ए एंड बी के बारे में इसलिए नहीं कह सकते ना क्योंकि अपन गारंटेड नहीं है।
हाँ, अगर ये कहता मे हैव एटलीस्ट वन रूट, तो मे हैव में अपन टिक लगा दे, फिर तो एबीसी तीनों ले लेते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसने ये नहीं बोला है कि इसके अलावा और रूट नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि एटलीस्ट वन रूट होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर सॉल्यूशन में तो इसके तीनों आंसर दे रखे हैं, ए बी हाँ, तीनों आंसर दे रखे हैं, तो फिर उसने फिर यहां पे लिखना चाहिए उसे, यस यहां पे उसे लिखना चाहिए या तो मे हैव एटलीस्ट वन रूट, यहां पे मे हैव होना चाहिए, यस क्योंकि गारंटी नहीं है कि ये होगा ही होगा, क्योंकि मैं कोई सी वैल्यू रखूंगा जिस पर ये जीरो हो रहा है, उस पर ये जीरो हो रहा होगा, इसका कुछ कह नहीं सकते, कहीं कुछ दिया नहीं है। एक बार और चेक कर लेते हैं। बच्चा ऐसा एक मतलब एक वैल्यू हो सकती है जिसपे f डैश x पॉजिटिव हो रहा हो बट f ऑफ x नेगेटिव हो रहा क्या बोल रहा है पता नहीं। सर एक सर, ऐसी मैं- वैल्यू भी जिसमें एफ एक्स पॉजिटिव होगा और एफ डैश एक्स उसका नेगेटिव साइन रखेगा। कहां लिखा है ऐसा? यस सर, सर वही कि फंक्शन के बारे में कुछ पता नहीं जाता कहां ऐसा लिखा है कि एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा अगर एफ एक्स पॉजिटिव है? अगर आप ऐसा नहीं कोई सर, क्वेश्चन सुन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तू ले लेता है कि ऐसा सर इसमें हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं ना मे हैव होना चाहिए, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं भी ऐसा क्वेश्चन ले लूंगा जिसमें नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू तो नहीं हुआ ना। ये स्टेटमेंट ट्रू तब होता है, कोई भी स्टेटमेंट, जैसे ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो गया ना, ये हमेशा ट्रू है। कोई स्टेटमेंट को जब हम ट्रू कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि वो हमेशा के लिए ट्रू हो गया, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, सर ये जो मॉड्यूल का क्वेश्चन था, काफी क्वेश्चन किसका? सर मॉड्यूल का। अच्छा हाँ, तो हो सकता है मॉड्यूल में करेक्शन हो सकते हैं। हाँ जी, फाइंड दी कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व दिस एंड दिस। अच्छा, कॉस थीटा निकालना भाई इन दोनों के इंटरसेक्शन का, तो कुछ कैंसिल होगा क्या? 2 की पावर x log x इक्वल टू x की पावर 2x माइनस 1। भाई x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, 2x है ना, 2x है, x इक्वल टू 1 पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना। यस सर, इसमें डाउट ये था कि और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे पता लगाएंगे कि अगर और वो- भी हो तो? हो सकते हैं, हो सकते होंगे, ठीक है, नहीं पता लगा सकते भाई। इसका ग्राफ बनाने के लिए तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक पढ़ लेंगे, तू बना के देख लेना, और तब हो रहे हो तो देख लेना, ठीक है, दोनों का ग्राफ बना पाएगा, इसका भी और इसका भी, ठीक है। बाकी तो अगर आप कर ही लेगा, फिर डिफरेंशिएशन ही करना है बस, यस सर, फिर तो हो जाएगा। है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये क्वेश्चन तो करा दिया ना, यस यस सर। सर। ये तो हो चुका क्वेश्चन, पिछले बार ही तो कराया था ये क्वेश्चन। There is a point P comma Q on the graph this and R and S on the graph this where P positive R positive, ठीक है, P और R positive मतलब एब्सिसा जो है पॉजिटिव है। If the line joining PQ and RF is also tangent to both the curve at this point, अच्छा ये क्या मतलब हुआ? ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई। ये कह रहा है कि एफ डैश एक्स हो गया 2x मतलब 2p और एफ डैश जी डैश एक्स इक्वल टू हो गया 8 बाय एक्स स्क्वायर मतलब 8 बाय आर स्क्वायर। और ये भी बता रहा है कि इन दोनों से मतलब 2p ये जो टेंजेंट होगी किसी पॉइंट पे, ये दोनों टेंजेंट हो गई क्या एक दूसरे के लिए? भाई किसी पॉइंट पे दो टेंजेंट तो डलेंगे नहीं। अरे एक्स स्क्वायर का कोई ऐसा एक पॉइंट बता सकते हो जिस पे उसी पॉइंट पे दो टेंजेंट डल जाए? बनता है क्या? सर ये दोनों अलग अलग पॉइंट है ना। अरे बच्चे, ये ऐसा बोल रहा है, ये एक्स स्क्वायर है, अपन तो बना लेते हैं ना, ग्राफ बनाने में कितना टाइम लगता है, ये बन रहा है, ये दूसरा ग्राफ। यस सर। अब ये कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव साइड लिए हैं, मतलब P और R पॉजिटिव हैं, तो यहां पर एक टेंजेंट है P पॉइंट पे, P कॉमा Q पे ये टेंजेंट, और यहां पर कोई पॉइंट है R कॉमा S पे, यहां पे भी टेंजेंट है। और फिर क्या बोल रहा है, इफ द लाइन
थ्रू पी क्यू एंड आर एस इज ऑल्सो टेंजेंट टू बोथ। तो फिर तो ये दोनों ही टेंजेंट हो गई ना, क्योंकि इस पॉइंट पे और दूसरी टेंजेंट थोड़ी डलेगी। इसका मतलब है ये दोनों बराबर हैं और ये y2 जबरदस्ती परेशान कर रहा है। P माइनस आर ये दिया हुआ है, ऐसा दे रहा है भाई, और P प्लस आर पूछ रहा है। भाई इसका जो टेंजेंट है और इसका जो टेंजेंट है और इन दोनों का जो टेंजेंट है तीनों सेम है। मेरे हिसाब से यही मतलब निकल रहा है। अब अगर ये मतलब निकल रहा है तो Q माइनस एस हटाना पड़ेगा। Q माइनस एस कैसे हटाएं? एक इससे हटा लो तो Q माइनस एस जो है वो हो जाएगा 2p p माइनस आर, और एक इससे हटा लो क्योंकि Q माइनस एस चाहिए नहीं, एक इससे हटा लो तो Q माइनस एस इक्वल टू हो जाएगा 8 बाय आर स्क्वायर p माइनस आर। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो p माइनस आर हटा लेते हैं। P और R वैसे ही बराबर तो होंगे नहीं, तो ये तो हट जाएगा, ये जीरो होंगे नहीं, कैंसिल कर देंगे। तो 2p इक्वल टू आ गया 8 बाय आर स्क्वायर। तो P इक्वल टू हो गया 4 बाय आर स्क्वायर। हमसे क्या चाहता है? P प्लस आर की वैल्यू। सर AMGM लगा सकते हैं ना, 2p इक्वल्स टू 8 बाय आर स्क्वायर। 2p सर r/2 कर देंगे नहीं, वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा ना यार। AMGM हर जगह AMGM ही लगा देंगे। वो बोले तो सही कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वैल्यू बोल रहा है वो तो। मिनिमम वैल्यू लगानी है तो वेल्थ बना देता हूं मैं, तो 2 मिनट लगेंगे। या तो क्वेश्चन पूरा नहीं है, या तो ऐसा होगा देन द वैल्यू ऑफ P प्लस आर इज, ऑप्शन होगा पहला, ऑप्शन नंबर ए, लेस देन दिस, ऑप्शन बी ग्रेटर देन दिस, लाई बिटवीन दिस, ऐसा कोई क्वेश्चन ऑप्शन होगा। क्योंकि Q और S तो ऐसे ही हटेंगे, और कोई तरीका ही नहीं है। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर ही लिए, डायरेक्टली ही कर लेते, क्यों इतनी मेहनत की, यही आता। और ये P की वैल्यू अगर मैं इसमें भी रखूंगा तो Q माइनस एस की वैल्यू हमें निकालनी नहीं है, Q माइनस एस, क्यों परेशान होंगे। अगर इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं निकाल देता हूं। ये R को लिख लेंगे 2R प्लस 2R, सॉरी R/2 एंड R/2, और प्लस ये है 4 बाय आर स्क्वायर। अब डिवाइड बाय 3, AMGM लगा रहा हूं, डिवाइड बाय 3 ग्रेटर एंड इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, इन तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो R प्लस 4 बाय आर स्क्वायर जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू है 3 के। तो ऐसा लिखना चाहिए, देन दी वैल्यू ऑफ दिस इज लेस और इक्वल टू 3, ग्रेटर और इक्वल टू 3, इस तरह से होगा मेरे हिसाब से। ठीक है बच्चों, सर समझना। हाँ सर, इस क्वेश्चन से पहले सर मेरे भी 3 क्वेश्चन थे यार। बेटा मैंने तो सारे लेने की कोशिश की, तुम एक तो ये घुमा घुमा के टेढ़े टेढ़े करके क्वेश्चन मत लिखा करो, क्योंकि वो जो टाइपर है ना, वो सीधे वाले क्वेश्चन ले देता है, आड़े वाले सारे छोड़ देता है। पिछली बार भी ऐसे ही था सर। होता क्या है, जैसे हम अगर पीसी से अपलोड करते हैं ना ग्रुप में फोटो, तो जो भी टाइपर होगा उनको पहले वो डाउनलोड करनी पड़ती होगी अपने सिस्टम पर, इसलिए वो छूट जाती है फोटोज। तो जो डाउनलोडेड फोटो होती है वो हमेशा रह जाती है PDF में। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। मैं तो जब मैं कभी हेड ऑफिस रहता हूं, मैं देखता हूं वो सारे डाउनलोड करता है गट गट करके, बिना दिमाग लगाए। तो जो आली वाली होती है ना, वो शायद वो लेता नहीं है, तो सीधी करके डाला करो। नहीं सर, वो एकदम सीधी करके डाल दी, एकदम क्लियर इमेज थी जो मैंने 3 फोटोज देखेंगे, देखते हैं। अब आज समय तो उतना ही बचा है। अभी क्लास होगी ना तुम लोगों की? यस सर। यस सर। कितने, फिर भी कितने ले लिए? काफी ले लिए सर। या तो आप नेक्स्ट, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके लास्ट में आप 3 क्वेश्चन। 21 पे है ना अपन, अरे 22 पे अपन, 4-5 बज गए। देख ले एक बार, ये भी क्वेश्चन है, इसमें से कोई क्वेश्चन आया हो तेरा? ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है क्या? सर एक था जो इसके नेक्स्ट वाला, इसके नेक्स्ट वाला, तो ये भी किसी का होगा ना। मैं बता देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर तुम कंटिन्यू कर लेना। बोल देना सर से 5 मिनट रुक जाएंगे वो। देख, इसकी रेंज निकालनी है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब हो गया लिमिट x1 टेंडिंग टू x2 लगा दे। तो ये कभी शायद बताया था मैंने, ये जो है ये f' x1 बन गया, f' x2। यस सर।
ठीक है। और ये एफ डैश एक्स टू मतलब कुल मिला के डेरिवेटिव, एक्स टू जो है डोमेन का ही पार्ट है, तो बेसिकली इसके डेरिवेटिव की रेंज पूछ रहा है, रेंज ऑफ एफ डैश पूछ रहा है, मतलब डेरिवेटिव की रेंज। तो एफ डैश एक्स कर लो, इट इज 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। अब इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज तो मैं आती है माइनस डी बाई 4 से इन्फिनिटी होती है, तो माइनस डी बाई 4 डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस हो जाएगा अपॉन 4a। सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा 12 36 कट ही रहा है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना लिमिटिंग करने वाला, ये कौन सा क्या चीज है? क्या ये सर ये फॉर्मूला तो आपने बताया था हमें पिछली बार। ये सर जो हम लिमिट पुट कर देते हैं x1 टेंडिंग टू x2, ऐसा क्यों करते हैं? मतलब एक्चुअली इसके डेरिवेटिव के लिए डेरिवेटिव वो कर रहे हैं, अपन डिफाइन कर रहे हैं केस। एक्चुअली ये अभी कुछ नहीं है, ये अभी स्लोप है कॉर्ड का। यस सर, ये अभी कॉर्ड का स्लोप है, तो इसकी रेंज नहीं निकाली जा सकती। कॉर्ड का स्लोप की कोई रेंज नहीं होती, ये तो इनफाइनाइट पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये रेशियो में है, ये कभी ना कभी टेंजेंट बनेगा। अभी तक ये कर्व पे नहीं है, ये दो वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहे हैं। जैसे आप इसे ये वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहे हैं, अब आपने किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और उसके अलोंग इसको नीचे लेते आए, इसके पास लेते आए, तो कहीं ना कहीं अब ये टेंजेंट बन गई। पहले ये 2 पॉइंट पे मूव करता था, अब ये 1 पॉइंट पे आ गया। तो 1 पॉइंट पे आ गया तो इसकी रेंज निकाल सकते हो आप। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट मूव करेगी तो टेंजेंट हर पॉइंट को लेगी, तो हर पॉइंट को लेगी तो सबसे छोटी वैल्यू भी देगी और सबसे बड़ी वैल्यू भी लेगी। तो ये आपने पहले भी क्वेश्चन करवाया तो उसमें cos x माइनस sin x करके था कुछ। हाँ ऐसा कुछ था, मुझे भी याद है। अच्छा एक काम करते हैं, अपन बातें कम करते हैं, इसका ये वाला क्वेश्चन था, ये भी देख लेते हैं। इसका क्या बोल रहा है? द रियल नंबर x when added to its reciprocal give the minimum value of the sum of x, give the minimum value of sum। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी ये बोल रहा है, तो ये कब होती है? इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। हाँ सर, सर मुझे इसमें ये डाउट था सर कि मतलब जब हम उससे निकालते हैं एक मिनट, लेकिन ये इसने भाई एक मिनट, इसने ये नहीं दिया है कहीं भी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यस सर, रियल हाँ नंबर सर, हाँ सर यही डाउट था मुझे, यही डाउट था। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया, इसे देना चाहिए, गलत है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, तुम्हारी गलती नहीं है। क्योंकि अगर ये नेगेटिव वगैरह नहीं दिया माइनस इन्फिनिटी जाएगा, फिर तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी भाग जाएगी, है ना? हाँ सर वही डाउट था, वही डाउट। हाँ लेकिन हाँ ये बात है कि इन चारों, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी सुने, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका आंसर जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो x की वैल्यू चारों दी हैं, क्योंकि नन ऑफ दीज तो है नहीं आंसर, जो चारों वैल्यू दी हैं उनमें से किस पे ये मिनिमम देगा ये निकालना है बस। तो आप उस पे चेक कर लो, जैसे 2 पे 2 प्लस 1/2 दे रहा है, 1 पे 2 दे रहा है, -1 पे -2 दे रहा है, -2 पे माइनस और -1/2, इट इज -5/2 दे रहा है। तो मेरे ख्याल से आंसर डी दिया है इसका। नहीं सर, इसका आंसर बी गिवन है, बी गिवन है, तो फिर वो क्वेश्चन में गलती है कि पॉजिटिव लिखना चाहिए उसे, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अदरवाइज कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे कोई डिफरेंशिएट वगैरह करने को नहीं बोल रहा, वो आपसे कह रहा है एक्स की किस वैल्यू के लिए मिनिमम देगा। तो तुमने ये बना लिया फंक्शन और इसमें वैल्यू पुट करके देख लेना, जो मिनिमम दे रहा होगा वो आंसर होगा, भले ही डेरिवेटिव करिए कुछ भी आ रहा हो। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। हाँ दिमाग में रखना। चलो एक मिनट और ले रहे हैं। देन एट x इक्वल टू एफ डैश एक्स हैज डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम, डेरिवेटिव तो करो। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर। अरे भाई क्या देगा? 0। x इक्वल टू 2 पे 0, 0 प्लस 2 प्लस लो चाहे 2 माइनस लो, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन क्या है? एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है बच्चों। यस सो इट विल गिव नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्योंकि ये मैक्सिमम हम बनाए गए नहीं। अरे एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव हो गया ना बच्चों? यस यस। सो इट इज इंक्रीजिंग ऑलवेज, ठीक है। अब ये 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, और भी अगर क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हो रह गए हो तो अपन नेक्स्ट उसमें लेंगे।
ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसी क्वेश्चन लेते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय। हाँ बेटा, मीन प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? किसका? मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शन। हाँ, मीन का मतलब तो बेटा एवरेज, और प्रोपोर्शन मतलब वो एवरेज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? ये क्वेश्चन है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व 2x square y square minus x to the power 4 is equal to c. The mean proportional between the abscissa and the difference between the abscissa and the subnormal drawn to the curve at the same point is equal to. अब इसमें मीन प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं समझा। तूने तो न्यूज़पेपर की तरह बोल दिया, मैं कैसे पढ़ूंगा? सर मीन प्रोपोर्शन का ना सिंगेज का क्वेश्चन है वाला, उसमें ना आंसर में ऐसे दे रखा था, जो दोनों का प्रोडक्ट है ना उसका रूट, उसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। बेटा एक बार देखेंगे, तू एक काम करना बिटिया, तू पर्सनली डाउट वो क्वेश्चन भेज देना, मैं उसका मतलब समझा दूंगा उसमें ही। हाँ यस सर। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू। सीरीज की डीपी पे डालेंगे, वो किस टाइम पे आएगी? वो किस टाइम पे आएगी? वो शाम को आएगी बच्चे, वो ग्रुप पे डालूंगा मैं, आईटी कर्मा वाले, है ना? ओके सर। इवनिंग में आएगी।